जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन इसी को बोलते हैं समय प्रसार या समय विस्तार। एक्चुअल में जो आइंस्टीन की जो दो हाइपोथेसिस थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जिसमें ये बोला गया था कि स्पीड ऑफ जो लाइट है वो हर एक फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हर एक डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलता है। और दूसरा ये बोला गया था कि फिजिक्स के जितने भी लॉ हैं वो सब इनर्शियल फ्रेम में वैसे कि वैसे होल्ड होते हैं जिस तरीके से वो बने हुए हैं। इन दोनों हाइपोथेसिस के कॉन्सिक्वेंस को यूज कर करके अलग अलग तरीके का एक कह सकते हैं इवेंट किया गया, जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आ गया और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आया, फिर उसी सीरीज में टाइम डायलेशन भी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टाइम डायलेशन एक आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस है। और हम लोग यही टॉपिक आज करने वाले हैं कि बेसिकली ये जो टाइम डायलेशन है ये किस तरीके से है। तो एक चीज़ हम लोगों ने देखा, जो टाइम डायलेशन है वो या कह सकते हैं जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड कर रहा था किसी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव स्पीड पर, या कह सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड करता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे लेंथ इंटरवल है वो डिफरेंट हो रहा है, उसी तरीके से हमारा टाइम डायलेशन भी जो है वो भी हमारा डिफरेंट है, कह सकते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन था, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो था उसमें हमने देखा था कि पहले तो हेडिंग लिख लेते हैं टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन, और टाइम डायलेशन में आपने क्या देखा कि जिस तरीके से लेंथ इंटरवल जो है वो डिफरेंट है, उसी तरीके से हमारा टाइम इंटरवल भी डिफरेंट हो रहा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेसिस पर। और इसमें आपने देखा कि जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में आपने एक्स और एक्स प्राइम और प्लस वी टी, या आपने एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में आप लॉरेंट नहीं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपने ये देखा था। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपने y प्राइम इज इक्वल टू वाई पाया था, z प्राइम इज इक्वल टू जेड पाया था और t प्राइम इज इक्वल टू टी पाया था। और जब आप लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेसिस पर जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डेवलप किया गया था, तो जब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा तो आपने क्या पाया कि जो x था वो x प्राइम और प्लस वी टी अपान 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर आ गया था। या इसी को हम कह सकते हैं एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपान और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ये कुछ इक्वेशन इस तरीके से लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में पाए थे। y प्राइम इक्वल टू वाई और z प्राइम इज इक्वल टू z और t प्राइम इज इक्वल टू यहाँ पर t माइनस और वी एक्स प्राइम अपान सी स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। तो ये हमारा जो यहाँ से लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से ये निकल कर आ रहा है, और गैलीलियन से हमारा टी प्राइम और टी दोनों समूह जो था वो सेम ही था। तो हमें यही देखना है कि टाइम डिफरेंट आ रहा है, तो किसी एक इवेंट को किसी एक इनर्शियल फ्रेम में किया और फिर उसी इवेंट को किसी दूसरे के इनर्शियल फ्रेम में कर रहे हैं, लेकिन उस कंडीशन यह है कि वो जो इनर्शियल फ्रेम है वो किसी v कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और वो उसका जो v कांस्टेंट स्पीड है वो लगभग लाइट की स्पीड को अप्रोच करना चाहिए। तो उस कंडीशन में लाइट की स्पीड को अगर वो अप्रोच कर रहा है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी, तो उस कंडीशन में हमें ये देखना है कि टाइम कितना डायलेट हो जाता है, टाइम कितना विस्तार हो जाता है, टाइम का कितना फैलाव हो जाता है। टाइम फैलाव मतलब फैलाव होगा तो उसी का इक्वेशन हमें जनरेट करना है। तो उस इक्वेशन को जनरेट करने के लिए हम एक इवेंट ले लेते हैं, और उस इवेंट को कुछ इस तरीके से समझते हैं कि हमारे पास कोई एक
इनर्शियल फ्रेम है, ये हमारे पास कोई एक इनर्शियल फ्रेम है और इसमें एक वॉच रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, और कोई एक दूसरा हमारे पास फ्रेम है और उसमें भी एक वॉच रखा हुआ है। बस कंडीशन ये है कि ये स्टेशनरी है, ये कैसा है, स्टेशनरी है हमारा फ्रेम, और ये v स्पीड से और लगभग लाइट की स्पीड को अप्रोच करते हुए चल रहा है, लगभग लाइट की स्पीड को अप्रोच करते हुए चल रहा है। तो अगर इस स्पीड को अप्रोच करते हुए चल रहा है तो ये जो यहाँ पर जो इस वाली फ्रेम में घड़ी है, ये घड़ी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मूविंग वॉच है, मूविंग क्लॉक्स रन्स स्लो, मूविंग क्लॉक रन्स स्लो। ये तो यहां से हमें क्या निकल कर आया कि एक स्टेशनरी फ्रेम में एक वॉच है और एक मूविंग फ्रेम में एक वॉच है, और इस वॉच को क्या देखा गया कि ये स्लो हो जाता है। तो ये जो स्लो होता है इसी को प्रूव करना है कि अगर ये स्लो होगा तो कितना टाइम लगेगा किसी एक इवेंट को यहां से देखा जाए और यहां से देखा जाए, तो किसी सेम इवेंट के लिए दोनों के रिस्पेक्ट में, दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या टाइम होगा, इसी को हम बोलते हैं टाइम का डायलेशन या टाइम डायलेट हो गया, ये चीज है। तो टाइम डायलेशन ये हो गया। तो इसे को देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक यहां पर इवेंट लेते हैं कोई, और उस इवेंट को देखना है कि किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास कोई एक ऐसे ट्यूब है और ये ट्यूब वैक्यूम है, पूरा का पूरा ये वैक्यूम ट्यूब है, और इस को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये कोई पाइप है, और इस पाइप में यहां पर एक कोई मिरर लगा हुआ है, एक कोई मिरर लगा हुआ है, और इस मिरर को हम कह रहे हैं कि M1 है। इसको यहां ना बनाकर थोड़ा सा, चलो यहीं बना लेते हैं, यहीं रहने दीजिए। तो यहां पर ये M1 मिरर हुआ है, ये M1 मिरर, और यहां पर कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स लगा हुआ है, और ये इलेक्ट्रिकल सोर्स लाइट को इमिट करेगा। और याद रखना ये किसी एक फ्रेम में है, और जिस किसी भी फ्रेम में है उस फ्रेम को हम ऐसा कह सकते हैं कि S फ्रेम है, और ये X और ये Y और ये Z यहाँ को ऑब्जर्वर है, इसी फ्रेम के अंदर एक ऑब्जर्वर है। और ये जो पाइप है ये बहुत बड़ी पाइप है, और इस पाइप में यहां पर M1 मिरर लगा देते हैं और यहां पर M2 मिरर लगा देते हैं। यहां पर M2 मिरर है, M1 मिरर और M2 मिरर, और ये कोई एक इलेक्ट्रिकल सोर्स है जहां से लाइट कंटिन्यू निकल रही है, और ये लाइट कंटिन्यू निकलेगी और यहां जाएगी, यहां से इस M2 मिरर से रिफ्लेक्ट होकर यहां पर आएगी। तो एक यहां पर क्या देखने को मिला कि ये लाइट ऐसे गई है, और ये लाइट इस मिरर के लिए इंसिडेंट लाइट है, और ये लाइट फिर वापस ऐसे वापस आएगी, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। तो अगर ये लाइट ऐसे गई और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ रही है, और ये पूरी की पूरी जो बहुत लंबी लेंथ की जो ये पाइप है वो इस एक स्टेशनरी फ्रेम एस के अंदर रखा हुआ है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि इस स्टेशनरी फ्रेम में इस लाइट ने एक इलेक्ट्रिकल पल्स ऐसे गया है और ऐसे वापस आया है, और इस अगर ट्यूब की लेंथ L है तो ये लाइट L लेंथ गई है और L लेंथ वापस आई है। L लेंथ गई है और L लेंथ वापस आई है, स्टेशनरी फ्रेम है। तो जितना टाइम इस इलेक्ट्रिकल पल्स को इस M1 से निकलकर और M2 तक पहुंचने में लगेगा, उतना ही टाइम इस M2 से इसको रिफ्लेक्ट होकर M1 तक आने में लगेगा। इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो टाइम है वो यहाँ का टाइम, यानी कि इंसिडेंट लाइट का जो टाइम है वो रिफ्लेक्टेड लाइट का, दोनों का टाइम सेम होगा। और अगर दोनों का टाइम सेम होगा तो हम देखेंगे कि जो लाइट है उस लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो L डिस्टेंस जाने में ट्रेवल किया और L डिस्टेंस आने में ट्रेवल किया। तो इस तरीके से लाइट ने 2L डिस्टेंस ट्रेवल किया, और एक बार लाइट यहां से निकली और फिर यहां तक वापस आने में हम सपोज कर लेते हैं कि उसने जो टाइम लगाया है वो स्मॉल t है। तो टाइम टेकन बाय द लाइट
टू मूव m1 टू m2 एंड m2 टू m1 वो स्मॉल t है। अगर यहां से जाके और वापस आने में टाइम लगा स्मॉल t है, और टोटल इस ट्यूब की लेंथ l है, तो l जाकर l आने में टोटल जो डिस्टेंस है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन स्टेशनरी फ्रेम s। तो यहां से जो डिस्टेंस है वो l जाने में, l आने में, और 2l हो जाएगा। और हम ये भी देखेंगे कि टोटल टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम m1 m2 एंड m2 m1 इज स्मॉल t। ये कितना है? स्मॉल t टाइम है। तो अब आप देख लें कि यहां से हम एक फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, टाइम और वेलोसिटी। और आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि डिस्टेंस यहां पर l गया है और l आया है, तो 2l डिस्टेंस इसके लिए हो जाएगी, लाइट के लिए। और टोटल टाइम हमने मान लिया स्मॉल t। और फर्स्ट जो सेकंड जो हाइपोथेसिस है, या कह सकते हैं पोस्टुलेट है आइंस्टाइन सर का सेकंड जो पोस्टुलेट है वो ये है कि किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो लाइट की स्पीड है वो सेम होगी, लाइट की स्पीड जो है वो सेम होगी। तो अब ये लाइट इस इनर्शियल फ्रेम में गई है और आई है, तो दोनों कंडीशन में जाने और आने में उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हमने सेकंड पोस्टुलेट ऑफ द आइंस्टाइन थ्योरी का यूज कर दिया है। तो वेलोसिटी लाइट की सी रहेगी, टोटल टाइम हमने ले लिया है t, और डिस्टेंस 2l हो जाएगा। और इस तरीके से t ना लिखकर हम यहाँ t नॉट लिख लेते हैं, तो ये t नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2l/c हो जाएगा। यहाँ पर जो लाइट है वो इतना जो है वो टाइम ले लेगा आने और जाने में। यहाँ ये हो गया। अब हम क्या करें कि अभी तक हमारा ये जो पूरा का पूरा सेटअप था, जो हमारा लेबोरेटरी था या हमारा जो रूम था जहां पर हम ये प्रैक्टिकल कर रहे थे, जहां पर ये चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे, वो किसी एक फ्रेम में था, और वो फ्रेम स्टेशनरी था। और स्टेशनरी होने की वजह से हमने क्या देखा कि लाइट गई है और आई है, और टोटल उसने इतना टाइम लिया है, ये दिख रहा होगा आई थिंक। तो जो कुछ भी पूरा था पूरा हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अब हमें क्या लेना है कि कोई एक ऐसा ऑब्जर्वर लें जो ऑब्जर्वर किसी अनदर फ्रेम में हो, अनदर इनर्शियल फ्रेम में हो, और उस फ्रेम के अंदर ऑब्जर्वर हमारा एक्स एक्सिस के धनात्मक अक्ष पर या एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है किसी v कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और उसने इस इवेंट को देखा, और इस इवेंट को देखने के बाद वो फिर कितना टाइम को ऑब्जर्व करेगा, उस बात पर भी हम लोग चर्चा करते हैं कि देखें कि उसके रिस्पेक्ट में ये टाइम इतना ही है कि टाइम थोड़ा सा इधर उधर कुछ चेंज होता है। तो आगे देख लेते हैं, कुछ यहाँ पर छूट तो नहीं रहा है। अब हमें क्या देखना है कि हमारा जो यही ट्यूब है, ये ट्यूब ऐसे ही रुका हुआ है, ऐसे ही है, इस तरीके से है, और यहाँ पर वही सारा काम है, वही पूरा अरेंजमेंट है। हम इक्विपमेंट में या कह सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर जिसमें हम ये सारी चीजें देख रहे हैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं करने वाले हैं। ये M1 मिरर है और ये M2 मिरर है, अभी भी पूरा सब कुछ वही है। बस हमारा अप्रोच जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है कि हम इस सेटअप में कोई चेंजिंग नहीं ला रहे हैं, इस पूरे सेटअप में कोई चेंजिंग नहीं ला रहे हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये अपनी जगह पर जैसा है वैसा ही रहे। बस हम करने क्या वाले हैं कि किसी फ्रेम में, हमारा एस प्राइम फ्रेम के अंदर कोई एक ऑब्जर्वर है, और उस ऑब्जर्वर ने क्या किया है
इस चीज को अब देखा है, और इस फ्रेम में कंडीशन क्या है कि जिसमें ऑब्जर्वर है वो v कांस्टेंट स्पीड से और लगभग लाइट की स्पीड को अप्रोच करते हुए वो जा रहा है, लगभग लाइट की स्पीड को अप्रोच करते हुए जा रहा है, थोड़ा सा ही, बहुत ही कम है, मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। और ये s प्राइम फ्रेम के अंदर है, ये z है और ये x है और ये y है, y, और ये प्राइम फ्रेम है तो प्राइम लिख लेते हैं। ये ऑब्जर्वर o डैश है और इस ऑब्जर्वर का नाम o था जो इसी के फ्रेम में था। और यहाँ पर अब क्या है कि इवेंट देखा ये जाएगा, लेकिन जिस फ्रेम से देख रहा है उस फ्रेम का ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है v स्पीड से, और वो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो इस ऑब्जर्वर ने क्या रियलाइज किया कि अगर मैं v स्पीड से x के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं तो ये जो हमारा पूरा का पूरा सेटअप है लेबोरेटरी का, जो हमारे पास L लेंथ की एक ट्यूब है, L लेंथ की एक ट्यूब है, ये जो ट्यूब है ये अगर x एक्सिस में ऑब्जर्वर जा रहा है b वेलोसिटी से, तो सेम उसी वेलोसिटी से ये पूरी जो इक्विपमेंट है, ये जो हमारा पाइप है, उसको -x डायरेक्शन में वो v स्पीड से इधर मूव करते हुए नजर आएगा, क्योंकि ये हमारा ऑब्जर्वर है पॉजिटिव x डायरेक्शन में v स्पीड से जा रहा है। तो v वेलोसिटी से जब ऑब्जर्वर जा रहा है तो उसको क्या दिखा कि ये पूरा का पूरा इक्विपमेंट हमारा x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, x एक्सिस की पॉजिटिव में ये जा रहा है तो x के नेगेटिव डायरेक्शन में हमारा ये पूरा इक्विपमेंट उसको चलता हुआ नजर आएगा। और इस कंडीशन में अगर उसको चलता हुआ नजर आ रहा है v वेलोसिटी के साथ पूरा इक्विपमेंट, तो उसने क्या ऑब्जर्वर किया कि ऑब्जर्वर ने, इस ऑब्जर्वर ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो लाइट यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल पल्स से या लाइट निकल रही थी M2 के लिए, अब ये जब मूव करने लगी है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कुछ इस तरीके से, इसको डॉट 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 कर लेते हैं, ये लाइट ऐसे निकलेगी और यहाँ पर जो हमारा मिरर है M2, यहाँ पर कुछ आके ऐसे मिलेगी, ये लाइट यहाँ पर आके ऐसे मिलेगी। तो यहाँ पर ऐसे कैसे मिल रहा है वो हम आपको बताते हैं कि अगर ये v स्पीड से x एक्सिस के पॉजिटिव में जा रहा है तो इसको नजर आएगा कि ये v स्पीड से हमारा ये फ्रेम x एक्सिस के माइनस वाले डायरेक्शन में ये मूव करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल पल्स निकलेगी वो इलेक्ट्रिकल पल्स इस ट्यूब में, अगर ये ट्यूब v स्पीड से ऐसे जा रहा है तो ऐसे सीधे ना जाकर जितने टाइम में ये v स्पीड से t टाइम में या t नॉट टाइम, t किसी भी टाइम में ये इधर जाएगा, उतने ही स्पीड से ये अगर इधर आ रहा है तो उतने ही टाइम में ये इलेक्ट्रिकल पल्स ऐसे निकलेगा और ये जो मिरर है v स्पीड से अब मोशन में हो गया है तो यहां ना मिलकर इलेक्ट्रिकल पल्स को कुछ यहां मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा ये बात कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या है, c है। c स्पीड से जब ये लाइट यहां से निकलेगी और ये वाला पूरा का पूरा सेटअप v स्पीड से इधर मूव करने लगा है, जब ये मूव करने लगा है तो इलेक्ट्रिकल लाइट को यहां ना मिलकर vt स्पीड से ये पूरी चल रही है, vt डिस्टेंस ये मूव कर जाएगा। ये जो हमारा मिरर है ये vt डिस्टेंस यहां पर मूव कर जाएगा, ये vt डिस्टेंस मूव कर जाएगा, v स्पीड से चल रहा है। मान लेते हैं ये t1 टाइम है, t1 मान लेते हैं कि t1 टाइम में क्या होगा कि ये मिरर ऐसे मूव कर जाएगा तो ये वाला मिरर भी ऐसे मूव कर जाएगा। जिस टाइम पर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पल्स निकला है फिर वो इलेक्ट्रिकल पल्स अगर M2 से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो यहां से ना रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस डायरेक्शन में यहां से रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल पल्स यहां से निकला और इलेक्ट्रिकल पल्स यहां से निकलेगा और ये पूरा का पूरा सेटअप ऐसे मूव कर रहा है तो फिर ये इलेक्ट्रिकल पल्स इस ट्यूब के अंदर किसी M2 पॉइंट पर जब ये मिरर के M2 पॉइंट से ये टकराएगा तो पूरा सेटअप तब तक ऐसे मूव कर गया होगा इस डायरेक्शन में। और अगर मैं मान लेता हूं कि t1 टाइम में ये इलेक्ट्रिकल पल्स यहां से निकलकर M2 से टकराता है तो ये जो मिरर यहां से यहां तक आया है इसका डिस्टेंस vt1 हो जाएगा, इसका भी डिस्टेंस vt1 हो जाएगा। और अगर इस इलेक्ट्रिकल बीम ने t1 टाइम लिया है यहां से यहां तक पहुंचने में और इसकी स्पीड ct है तो आई थिंक फिर ये कितना हो जाएगा, ct1 हो जाएगा, ct1 हो जाएगा। और M1 से लाइट जब M2 पर पहुंच गई तो M2 से अब ये क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी
M2 इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और अगर M2 इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और ये पूरा का पूरा सेटअप v स्पीड से इधर मोशन में है, तो ये लाइट कुछ इस तरीके से, यहां पर कुछ इस तरीके से क्या करेगा, ये यहां पर आके जो मिरर है यहां पर M1 पर ये रिटर्न होने वाला है, ये M2 हो जाएगा। तो आपको ये अप्रोच समझना होगा कि ये हो क्या रहा है। जब ये ऑब्जर्वर ने देखा कि v स्पीड से इधर जा रहे हैं, तो इस ऑब्जर्वर को लगा कि ये पूरा लेबोरेटरी v वेलोसिटी से x के माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, और इस माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां से जब इलेक्ट्रिकल पल्स निकला तो t1 टाइम में इसको यहां पर लगना चाहिए था, लेकिन ये v स्पीड से इधर जा रहा है, तो t1 टाइम में vt ये मिरर इधर शिफ्ट हो जाएगा। और जब vt1 इधर शिफ्ट हो गया तो लाइट का जो पाथ इसको दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से इसको दिखेगा, और M2 से जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्टेड लाइट की यहाँ पर T1 जो टाइम लग रहा है वो रिफ्लेक्ट होने में भी अगर भी कांस्टेंट है ये, तो इसे भी उतना ही टाइम लगेगा, T1 टाइम ही लगेगा। और लाइट की स्पीड आप जान ही रहे हैं c है, तो इसे भी ct1 जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ये ct1 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। और यहां पर आके इस पोजीशन में जो मिरर M1 है, इस पोजीशन में जो मिरर M1 है यहां पर आके उसको रिफ्लेक्ट होकर फिर से मिलेगा। तो आपने क्या देखा कि यहां पर हुआ क्या, ये तो यहां पर ये vt1 डिस्टेंस ये मूव कर गया होगा, ये मूव कर गया होगा, और जितना टाइम M1 से M2 पर पहुंचने में लगता है इसको, उतना ही टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में इसको लगता है। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लाइट ने ct1, यहां से रिफ्लेक्ट होकर इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ct1, और मिरर कितना मूव किया है vt1, इस मिरर ने कितना मूव किया है vt1। और अगर आप यहां से देखें तो इस ट्यूब की जो लेंथ है, वो ट्यूब की जो लेंथ है वो कितना है, L है। ये ट्यूब की जो लेंथ है वो कितना है, L है। कुछ इस तरीके से हम ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो आप इसको देखें तो ये एक राइट एंगल बन गया है, ये एक राइट एंगल बन गया है, और ये ct1 है, ये vt1 है, और ये L है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो लगभग ct1 का होल स्क्वायर और L स्क्वायर प्लस vt1 का यहाँ से होल स्क्वायर निकल कर आ जाएगा, और c स्क्वायर t स्क्वायर L स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और t स्क्वायर। और यहाँ से हम t1 और t1 को एक साथ कर लेते हैं, c स्क्वायर और t1 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर और t1 स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर। और t1 यहाँ से कॉमन कर लें बेटा, तो हम पाएंगे कि c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर। और यहां से फिर हमने क्या किया है, t1 स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर अपान c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। और यहां से फिर और क्या कर सकते हैं हम लोग, t1 स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर, t1 स्क्वायर को यहां से हटा के रूट चढ़ा रहे हैं, और अपान में c स्क्वायर भी कॉमन कर ले तो 1 माइनस v स्क्वायर अपान c स्क्वायर, और ये बाहर आ जाएगा रूट से, तो t1 इज इक्वल टू L बाई c और अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपान c स्क्वायर। कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं और इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। और अब आप देखें ध्यान से तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि लाइट यहां से यहां तक आने में जो टाइम ले रहा है, उस t1 की जो वैल्यू है, जो t1 की वैल्यू है वो t1 कितना आ रहा है, वो t1 आ रहा है कितना, L बाई सी और 1 अपान 1 माइनस v स्क्वायर अपान c स्क्वायर अंडर रूट में ये वैल्यू आ रही है। और जब लाइट M1 से निकलकर M2 गई है और M2 से निकलकर M1 गई है, और इस वाले पाथ के लिए t1 टाइम है, तो उतना ही टाइम अगर इसके लिए है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टाइम और ये टाइम है पूरा लाइट का यहां से निकलकर यहां और यहां से निकलकर पुनः वहीं पर पहुंचने में अगर टाइम t1 ये तो 2t1 हो गया है, 2t1 टाइम हो गया है। तो अब मैं यहां से इसको क्या कह सकता हूं कि टाइम टेकन बाय द लाइट फ्रॉम M1 टू M2 एंड M2 फ्रॉम M2 M1,
एक पूरा लाइट, यहां पर आपने देखा था कि इलेक्ट्रिकल बीम यहां से यहां तक गया है और आया है और हमने टी टाइम माना था, और यहां पर हमने थोड़ा, हमें क्या करना होगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि टाइम टेकन बाय लाइट, तो ये मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये 2t1 हो जाएगा, 2t1 हो जाएगा, और इससे मैं स्मॉल टी कह दे रहा हूं, टाइम टेकन बाय द लाइट स्मॉल टी इक्वल टू 2t1, और 2 हो गया, और t1 की जगह पर क्या रखेंगे हम, t1 की जगह पर l और c अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और स्मॉल टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 2l बाई सी इंटू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब आप अगर ध्यान से एक चीज देखें तो आपको कुछ इक्वेशन यहां से, इसे इक्वेशन नंबर 2 इससे मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इससे मान लेते हैं, दिख रहा है कि हाँ, ये इक्वेशन नंबर 2 इससे मान लेंगे, ये है इक्वेशन नंबर 2 हमारा। तो आप देखिए कि 2l बाई सी जो है वो t नॉट हो गया है, कितना हो गया है, ये t नॉट हो गया है। तो इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ध्यान से देखें तो t इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है वो t नॉट के इक्वल हो गया है, तो t नॉट इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो आपको ओबियसली ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो इसको, और उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया है। तो इक्वेशन नंबर आपने देखा कि थर्ड से और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, अब आप देखो कि एक लाइट बीम को यहां से जाकर यहां तक आने में केवल 2l बाई सी टाइम लगा, और यहां पर लाइट बीम को ऐसे जाकर और वापस फिर उसी पॉइंट पर आने में इतना टाइम लग रहा है, t नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर आप इसकी व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो आप देखें किस तरीके से कर सकते हैं। आपने इस केस में टाइम को कैलकुलेट किया, t इज इक्वल टू टी नॉट और 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और आप देखें कि ये जो c है ये बहुत बड़ी वैल्यू है, और जब ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ये जो c है ये बहुत बड़ी वैल्यू है, और v जो है वो थोड़ी सी लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच करते हुए है, और ये पूरा टर्म आप क्या देख रहे हैं कि पूरा टर्म हमारा बहुत कम आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, और जब बहुत कम आ जाएगा ये टर्म, तो बहुत कम वैल्यू से जब इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वैल्यू अगर थोड़ी सी भी वो ज़्यादा हुई तो, और इस वैल्यू से हम कंपैरिजन करते हैं तो बहुत खास मतलब अंतर निकल कर आ जाएगा, जिसको हम फिजिक्स की टर्म में टाइम डायलेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से टाइम डायलेशन का एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस की व्याख्या करेंगे, और किस तरीके से व्याख्या करते हैं आप नोट कर लीजिए, तो हम इसको मिटा देते हैं, किस तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे। दोनों इक्वेशन हम यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। व्याख्या कैसे करेंगे, हमने दोनों इक्वेशन यहाँ पर ध्यान से लिख लिया है कि टी नॉट इक्वल टू 2l बाई सी होता है, और एक ये वाला है। अब देखो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो ये पाइप है, इस पाइप की लेंथ 1/2 लाइट सेकेंड है, अब अगर ये 1/2 लाइट सेकेंड है इस पाइप की लेंथ, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 लाइट सेकंड का मतलब है कि लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और सेकंड का मतलब कितने सेकंड तक चले, 1 सेकंड तक चले। तो ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, और सेकंड से सेकंड जैसे ही कैंसिल हुआ, ये कितना बच गया, ये बच गया 3/2 इंटू 10⁸ मीटर। अब हमने क्या किया कि इस लाइट का जो हमने लेबोरेटरी में एक फ्रेम लिया था, जिसमें लाइट का m1 से निकल रहा था, m2 पर जा रहा था, m2 से रिफ्लेक्ट होकर m1 पर आ रहा था, इसकी लेंथ हमने क्या की, डिसाइड कर दी 3/2 इंटू 10⁸ मीटर का। अब हमने देखा था कि इस इनर्शियल फ्रेम में जब लाइट गई और आई थी, इस इनर्शियल फ्रेम के अंदर हमारा जो टाइम था वो ये टाइम था, तो देखें इसको आने जाने में कितना टाइम लग गया था, तो टी नॉट इक्वल टू 2 और एल की जगह पर 3/2 इंटू 10⁸ मीटर, और बाई सी का मतलब है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो ये यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और टी नॉट इज इक्वल टू देखा गया कि ये 1 सेकेंड लग गया। ध्यान से देखना बेटा, इसका व्याख्या हो रहा है कि एक्सप्लेनेशन की कैसे होगा ये। तो आपने क्या देखा कि टी नॉट एक ऐसा टाइम था जब ये M2 से M1 से निकलता था, M2 पर जाता था, वहां से रिफ्लेक्ट होकर M1 पर आता था, तो 1 सेकेंड उसको लगता था। जब हमने ट्यूब की लेंथ आधी लाइट ईयर कर दिया, हाफ लाइट ईयर कर दिया, तो इतना उसको टाइम लग रहा है। इसका मतलब अगर लाइट किसी ऐसे समायोजन कर लेते हैं किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट का कि लाइट यहां से यहां तक जाए और रिफ्लेक्ट होकर आए, तो एक बार टिक से कर दे। ये हमने क्या किया, एक टिक हो गया, एक टिक हो गया, फिर लाइट ऐसे निकल कर जाए और फिर वापस आए, फिर एक टिक हो गया। तो आपने देखा कि ये पूरा का पूरा लेबोरेटरी में हमने जो ये बनाया है ये घड़ी के तरीके व्यवहार करने लगा। और अगर मैं इसको एक घड़ी समझ लूं, अगर मैं इसको एक घड़ी समझ लूं, तो हर बार लाइट यहां से निकले और ऐसे आए तो एक बार टिक हो गया, ऐसे गया और ऐसे एक बार टिक हो गया, और हर एक टिक का जो टाइम है वो टाइम हमने 1 सेकेंड ले लिया है। और इस वाले के पास अगर मैं देखूं कि अगर मेरा ट्यूब यहां पर उतना ही लेंथ का है, 3/2 × 10⁸ मीटर लेंथ का है, तो इसमें कितना एक टिक करने में टाइम लगेगा। तो इसको अगर देखें तो इसके लिए T इज इक्वल टू टी नॉट आया हुआ है और 1 - v² और c² आया हुआ है। टी नॉट की वैल्यू हम अगर यहाँ पर 1 सेकेंड रख दें, कितना रख दें, क्योंकि टी नॉट हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, 1 सेकेंड रख दें, और फिर अब यहाँ पर इसमें भाग लगाएं 1 - v² c² से, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो ये वैल्यू है वो लाइट की स्पीड से डिवाइड हो रहा है, और ये वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू है, ये वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू है। जब ये डिवाइड होकर बहुत छोटी वैल्यू आएगी और इस छोटी वैल्यू से इसमें डिवाइड लगेगा, जब हमारा न्यूमरेटर डिन्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है और न्यूमरेटर को भाग लगाता है, डिवाइड करता है, तो वो वैल्यू बहुत बड़ी आ जाती है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो टाइम आ रहा है वो इस टाइम से थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, कुछ ज्यादा टाइम आ रहा है, और इसी को हम बोलते हैं कि टाइम जो है वो डायलेट हो गया। और टाइम जो डायलेट हुआ है, आपने ये प्रूफ से देख लिया कि इसमें जो एक टिक हो रहा है, यानी कि लाइट यहां से निकलकर यहां पर आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर फिर वहां पर आ रही है, मतलब M1 पर फिर से जब आ रही है, तो ये इतना टाइम नहीं ले रहा है, बल्कि इससे कुछ ज्यादा टाइम ले रहा है। इतना टाइम नहीं लग रहा है इससे, बल्कि कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है। तो जब ये कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ का यहाँ का लाइट निकलकर और फिर यहीं पर आने में, ऐसे निकलकर और फिर ऐसे निकलकर और फिर यहीं आने में जब ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया। तो आप ध्यान से सुने इस बात को कि अगर कोई पेंडुलम वॉच है और अगर यहां तक ऐसे यहां तक गया है और फिर पुनः वह यहां तक आके फिर यहां तक आने में ज्यादा टाइम ले रहा है, टाइम पीरियड बढ़ गया, तो एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में, मतलब अगर ये यहां से स्टार्ट किया है और फिर पुनः यहां तक आने में एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में अगर इसका टाइम पीरियड बढ़ गया, तो फिर आपने देखा टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब वो घड़ी स्लो हो गई। वो घड़ी अगर स्लो हो गई, ये घड़ी स्लो हो गई, और यहां पर आपने क्या देखा कि 1 सेकंड में इसके कंपैरिजन में ज्यादा, मतलब कि कम टाइम लग रहा है, कम टाइम लग रहा है, और यहां पर ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ये घड़ी फास्ट हो गई और ये घड़ी क्या हो गई, स्लो हो गई। अगर ये स्लो हो गई, तो अब इसी के बेस पर हमारा एक कॉन्सिक्वेंस भी है या एक एविडेंस मिलता है ट्विन पैराडॉक्स, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ट्विन पैराडॉक्स। लेकिन बेसिकली हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का इसको हम एक्सप्लेन करें। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने एक बार जब इस लेबोरेटरी को में जो फ्रेम रखा था उसको स्टेशनरी रखा, तो इतना टाइम लग रहा था, और जब हमने मूव करते हुए किसी ऑब्जर्वर से इसको ऑब्जर्व करने के लिए कहा, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा, यानी कि ये घड़ी हमारी स्लो हो गई, ये घड़ी हमारी फास्ट हो गई। और ये स्लो कैसे हुई, मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि ये एक छोटी वैल्यू है, ये बहुत छोटी वैल्यू है, और छोटी वैल्यू से एक वैल्यू को जब डिवाइड किया जाता है तो एक बड़ी वैल्यू आ जाती है।
तो इस बड़ी वैल्यू की वजह से इसका टाइम जो है थोड़ा सा डायलेट हो गया, थोड़ा सा फैल गया। और आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी टाइम पीरियड बढ़ जाता है तो फिर वो उसका टाइम पीरियड बढ़ने की वजह से वो घड़ी स्लो हो जाती है। भाई 1 सेकंड कंप्लीट, 1 सेकंड ये ऑक्सीलेट हो रहा था, अभी 1 सेकंड में ऐसे कंप्लीट कर लेता था, लेकिन अभी 1 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, तो बहुत धीरे धीरे ऐसे जाके और कुछ इस तरीके से घूम कर फिर ऐसे आया। तो इसने क्या किया, एक टाइम ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में इसको ये उसका जो टाइम पीरियड था वो ज्यादा लग गया, तो ये घड़ी स्लो नहीं हो गई, ये घड़ी स्लो हो जाएगी। पता चला कि दूसरी वाली घड़ी उसने में 3-4 चक्कर कर दी, इसने एक ही चक्कर कर दिया, तो ये क्या हो गया, अगर ये घड़ी स्लो हो गई तो इसका टाइम पीरियड बढ़ गया, और इसने क्या किया है, ये घड़ी फास्ट हो गई है तो इसका टाइम पीरियड घट गया होगा। ऐसे यहां पर भी होगा। लेकिन आपने इस पूरे पूरे के पूरे टाइम डायरेक्शन में एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, क्या ऑब्जर्व किया होगा कि हमने यंत्र में तो कोई छेड़छाड़ किया ही नहीं था, यंत्र में तो कुछ नहीं किया था, ये पूरी की पूरी ट्यूब पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट ऐसे चल रहा था, हमने सिर्फ ऑब्जर्वर बदला, ऑब्जर्वर बदला। यहाँ पर हमने क्या किया, एक ऑब्जर्वर ले लिया था जो मूव कर रहा था v स्पीड से, और यहाँ पर हमने एक स्टेशनरी फ्रेम में से ही ऑब्जर्वर को बैठा के देखा था, स्टेशनरी फ्रेम के ही ऑब्जर्वर को बैठा कर देखा था। ये पूरा का पूरा इवेंट ऐसा था। और आपने इस पूरे इवेंट में देखा कि घड़ी में हमने कुछ नहीं किया है, फिर भी टाइम डायलेट हो गया है। तो इसका ये मतलब थोड़ा नहीं है कि मूव करती हुई घड़ी खराब हो जाती है, मूव करती हुई घड़ी के इंस्ट्रूमेंट या इधर उधर कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो घड़ी है ये मूव करने लगी है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम यह जान सकते हैं कि जो मूविंग क्लॉक्स है वो स्लो हो जाते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे लेंथ इंटरवल पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मोशन की वजह से उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी तरीके से टाइम डायलेशन पर भी या टाइम पर भी या घड़ी पर भी किसी फ्रेम के मूव करने की वजह से कुछ प्रभाव पड़ता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि रिलेटिव मोशन जो है वो टाइम के ऊपर इफेक्ट डालता है, और उसी का एक अच्छा कंसिक्वेंस है टाइम डायलेशन, कुछ इस तरीके से है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ट्विन पैराडॉक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।